कोई भी अगर अपने आप को असेसमेंट करना चाहे अपने आप का, तो उसको खुद अपने आप से ये करना चाहिए कि वो क्या बेटर कर सकता है। तो मैंने गुरुग्राम पुलिस साइबर सेल के साथ इंटर्नशिप किया। वहाँ हमारे क्लाइंट्स थे कजाकिस्तान कम्युनिकेशन, उनके सर्वर्स पे हम हैक करते थे और उसमें वल्नरेबिलिटीज ढूंढ के उनको बताते थे। कैलिफोर्निया की कंपनी यूएस की, उनके साथ भी मैंने इंटर्नशिप। इंडिया में सबसे ज़्यादा साइबर थ्रेट्स दो तरह के होते हैं, एक सोशल मीडिया का होता है, दूसरा बैंक फ्रॉड्स होते हैं। पेगासस का मामला अभी हमने देखा। इजराइल अगर हम बात करें तो सबसे आगे है अभी साइबर सिक्योरिटी में, और साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स बनाने। इंक्रिप्शन एंड प्रिवेसी इज अ मिथ, डेटा इज द न्यू ऑयल, डेटा इज द न्यू ऑयल। अगर आज की हम बात करें तो जिसके पास जितना ज्यादा यूजर का डेटा है वो कंट्रोल कर सकता है पूरे इकोनॉमी को। इसको सिक्योर करने के लिए क्या तरीका है? इफ यू आर एन स्मार्टफोन यूजर, आर यू स्मार्ट इनफ टू यूज एन स्मार्टफोन? नमस्कार, आदाब। द संवाद के विमर्श परामर्श कार्यक्रम के साथ मैं हूं परवेज आलम। आप जो स्क्रीन पे ये दृश्य देख रहे हैं, किताबों से भरी ये अलमारी, तो ये गुमान लाजिम होगा कि ये घर किसी साहित्यकार का है, किसी अफसाना निगार का है, या ऐसे किसी शख्स का है जिसकी साहित्य में रुचि है। और ये बात सही भी है कि अभी हम जिस घर में मौजूद हैं उस घर के मालिक हैं जनाब रफ़ी हैदर अंजुम, जो उर्दू साहित्य में एक बहुत जाना पहचाना नाम है, मारूफ अफसाना निगार हैं। और साथ ही उनकी बेगम नीलोफर परवीन खुद भी एक अच्छी अफसाना निगार हैं। लेकिन आज हम बात साहित्य पे नहीं करेंगे, न हम बात रफ़ी हैदर अंजुम की करेंगे, न बात हम नीलोफर परवीन की करेंगे, बल्कि बात हम इन दोनों के साहिबजादे नवेद अंजुम से करेंगे। तो आज विमर्श और परामर्श के इस कार्यक्रम में हम ख़ास तौर पे बातचीत करेंगे नवेद अंजुम से। नवेद अंजुम जो 23 वर्षीय बहुत ही बासलाहियत प्रतिभावान नौजवान हैं, और ख़ास बात ये कि वो साहित्यकार नहीं हैं, बल्कि उनकी रुचि कंप्यूटर विज्ञान में है, और कंप्यूटर विज्ञान के भी एक ऐसे क्षेत्र में जो बहुत कम एक्सप्लोर किया जाता है नौजवानों द्वारा, वो है साइबर सिक्योरिटी। तो अब हम बात करते हैं नवेद अंजुम से। नवेद, आपका संवाद के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है, और बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने अपना कोर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है नवेद आपके बारे में कि आपने यहीं अररिया से, अररिया पब्लिक स्कूल से अपना मैट्रिकुलेशन किया, फिर दिल्ली गए, नोएडा से आपने कॉमर्स में इंटर किया +2 जी। उसके बाद आपने BCA किया। तो ये एक चेंज जो है आपका, एक कॉमर्स से आप CA में जा सकते थे, बहुत सारे फील्ड थे, जा सकते थे, MBA कर सकते थे आप जी। लेकिन कंप्यूटर साइंस को आपने क्यों चुना और BCA में क्यों दाखिला लिया आपने, पहले ये बताइए। बहुत ही यंग एज से एक कंप्यूटर की तरफ तो रुझान था मुझे। अच्छा। जब मैं पहले क्लास 1-2 में हॉस्टल में गया यहाँ से थोड़े कुछ दिन के लिए, तो वहाँ पे पहली बार मैंने कंप्यूटर लैब देखा और देखा कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। अच्छा। तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा फैसिनेशन हुआ कंप्यूटर को लेके कि ये कैसी चीज़ है, ये कैसे वर्क करता है। उस टाइम पहली बार देखा कि माउस कैसे वर्क करता है, जब हम एक्चुअली माउस को हिलाते हैं तो पॉइंटर स्क्रीन पे भी हिलता है, वो काफ़ी फैसिनेटिंग था। एज अ चाइल्ड वो काफ़ी फैसिनेटिंग था। फिर उसके बाद जब और ज़्यादा रुचि हुई, जब हम 6-7 क्लास में पहुँचे, जब और काफ़ी कुछ टीचर्स ने बताया कि ये कंप्यूटर में हम प्रोग्राम्स बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर ऐसे बनते हैं, तो उस टाइम एक थोड़ा नॉलेज हो गई थी कि ऐसे ऐसी चीज़ें वर्क करती है कंप्यूटर में और इसमें एक करियर और एक फील्ड बना सकते हैं आप। नहीं, लेकिन एक बात कि जब आप यहाँ आपको कंप्यूटर में रुचि थी, जब आप यंग थे, जब स्कूल किड थे, तो क्या आपके जो गार्जियन हैं जी, जो फादर हैं, मदर हैं, तो उनको ये लगता था कि आपके लिए ये ठीक रहेगा, या उनका सपोर्ट कितना मिलता था आपको? नहीं, ठीक है, बच्चा अगर कंप्यूटर कर रहा है तो ठीक है, कि नहीं उसको और कुछ पढ़ना चाहिए, क्या था उनका सपोर्ट, क्या था? जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि दोनों लोग साहित्य से जुड़े हुए हैं। हाँ। बट ऐसा कभी पेरेंट्स की तरफ से नहीं रहा कि आपको इस पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, या आप IIT निकाल लीजिए, आप JEE कर लीजिए। ऐसा नहीं, कभी भी नहीं, किसी भी चीज़ के लिए नहीं किया गया ना। ऐसा अक्सर होता है कि जो माँ बाप होते हैं, जो कुछ वो नहीं कर पाते हैं, वो चाहते हैं उनकी औलाद करे। जी। तो कुछ ऐसा आपके साथ हुआ क्या कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमेशा से वो एक फ्री बर्ड वाला वो था। अच्छा। कि आप अपना एक्सप्लोर करें दुनिया, आप कैसे कर सकते हैं। ऑल्दो कुछ ऐसे करियर अपॉर्चुनिटीज़ या कुछ ऐसे कोई सर्टेन करियर पाथ्स बताए जाते थे कि आप ये भी कर सकते हैं। आप काउंसलिंग तो जरूरी है एक अपने बच्चे के लिए, काउंसलिंग जी, बट एज सच कोई कभी प्रेशर नहीं रहा, माँ बाप का कोई प्रेशर नहीं, कभी नहीं कि कुछ ऐसा करना है। कॉमर्स भी आपकी अपनी चॉइस थी? जी, कॉमर्स भी मेरी अपनी चॉइस थी, और उस टाइम पे एक क्या आया था कि एक लहर चली हुई थी स्टार्टअप्स की।
अच्छा, स्टार्टअप्स की लहर। जी 2015-16 में जब मैं यहाँ से 10th करके निकला जी। तो एक काफ़ी लहर आई हुई थी स्टार्टअप्स की। तो उस टाइम काफ़ी अम्यूज़ होता था कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है। तो एक वो तो बचपन से था, लाइक 6-7 से था कि हाँ कंप्यूटर साइंस में ही कुछ करना है, बट इसका देख सकते हैं कि इससे पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, अच्छा। या इसमें एक करियर अपॉर्चुनिटी कैसे बिल्ड की जा सकती है। तो इन दोनों को कहाँ अलाइन कर सकते हैं, क्योंकि ऑल्दो मुझे एक बात की वो हमेशा से थी कि मुझे स्किल्स पता है कैसे डेवलप करने हैं, तो अगर मैं कॉमर्स भी पढूं तो आगे जाके मैं उसको अलाइन कर लूँगा कंप्यूटर साइंस से। आपको ये नहीं लगा कि अगर हमको कंप्यूटर साइंस में जाना है तो हम साइंस बैकग्राउंड लेके पढ़ें, साइंस से इंटर करें? आपने कॉमर्स से इंटर किया। जी नहीं, वो मुझे एज सच लोग करते हैं, बट ऐसा कोई सर्टेन पाथ नहीं है कि आप वहीं जाने के लिए आपको वही पाथ लेना पड़ेगा। वही पाथ लेना पड़ेगा जरूरी नहीं। ऐसा खास करके अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो वो काफ़ी कोई ऐसा बैरियर में एंट्री नहीं होती है कि आपको ये पर्टिकुलर होना ही चाहिए तभी आप वहाँ जा सकते हैं। अब वो काफ़ी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी ओपन भी हो रहा है। कंपनीज भी काफ़ी ओपन हो रही हैं, सोसाइटी भी काफ़ी ओपन हो रही है इस बात को लेकर। तो आपने 2008 मतलब अभी 21 में किया है आपने BCA? जी, अभी मैंने बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया गलगोटियाज यूनिवर्सिटी से। अच्छा। और मेरा स्पेशलाइजेशन रहा था साइबर सिक्योरिटी। अच्छा, ये बात बताइए कि जिससे मुझे जानकारी है कि आपको अभी एक जॉब ऑफर भी होगी, आपने जॉब ज्वाइन भी कर लिया है? जी, मैंने एक्सा ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस ज्वाइन किया है, जो कि एक फ्रांस की कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी है, और मैं उसमें साइबर सिक्योरिटी सेक्टर में हूँ बेसिकली। जस्ट आप पास आउट हुए हैं, आपको जॉब मिला है, जिसके लिए द संवाद की तरफ से एक बार बहुत बहुत मुबारकबाद, आपको बहुत बहुत बधाई। ये बताइए कि जब आपने BCA किया तो BCA में तो सारी चीज़ों की पढ़ाई होती होगी, कंप्यूटर रिलेटेड, जी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एवरीथिंग। तो लेकिन आप साइबर सिक्योरिटी, ये एक बहुत एक नया फील्ड है और इंडिया के लिए तो हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं साइबर सिक्योरिटी को लेकर के, हालांकि इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो साइबर सिक्योरिटी आपका स्पेशलाइजेशन कैसे हुआ? आपने कोई कोर्स तो इसका किया नहीं है साइबर सिक्योरिटी का? जब मैं फर्स्ट ईयर में पहुंचा था कॉलेज के जी, तो वहाँ कॉलेज में भी एज सच कोई प्रेशर नहीं था ये लेकर के आपको कुछ पर्टिकुलर करना है। आप प्रोफेसर्स की क्लासेस अटेंड कीजिए, आप अपने हिसाब से अपना जिसमें इंटरेस्ट है उसमें अलाइन कर लीजिए। ये काफ़ी मुझे लगा कि गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने काफ़ी लिबर्टी दी इस बात को हमेशा। और वहाँ पे भी मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने और कुछ ट्राई नहीं किया। उससे पहले मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ट्राई किया, उसके बाद मैंने कुछ टाइम गेमिंग इंडस्ट्री में भी ट्राई किया, कुछ गेम्स वगैरह बनाए, अच्छा, वो भी ट्राई किया। और साथ साथ में IoT का एक कॉन्सेप्ट आया, अच्छा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसमें आप ऐसे वॉइस कंट्रोल मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हो जिससे आप लाइट कंट्रोल कर सकते हो और बाकी चीज़ें, डोर सिक्योरिटी सिस्टम्स, ये सब कर सकते हैं। तो वो सब भी मैंने साथ साथ ट्राई सारी चीज़ें की। मैंने इन 2 सालों में, जो 3 साल का कोर्स था उसमें 2 साल में मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया उसके अंदर के मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। जैसे वीडियो गेमिंग की अगर हम बात करें जी, तो इसका एक बहुत बड़ा मार्केट है जी, मतलब ग्लोबली बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत जिसमें बड़ा। पैसे भी काफ़ी हैं। जी, तो आपने उसको छोड़ के जी, साइबर सिक्योरिटी को जी। चुना, तो साइबर सिक्योरिटी का एक्सपर्टीज आपको कहाँ से मिला? जब मैं यहाँ पे 6-7 क्लास में था उस वक्त से ही मुझे एक हैकिंग टर्म काफ़ी उस टाइम पे यंग एज में रोमांचित करता था। किसी कंप्यूटर में घुस जाना, जी, किसी के कंप्यूटर में घुस जाना, किसी का फेसबुक हैक कर लेना, किसी का जीमेल हैक कर लेना। कभी किया था क्या हैकिंग? आपने किया? हैकिंग किया, एथिकली किया, कभी किसी को एज सच किसी के साथ क्राइम पर्पस से नहीं किया या किसी का प्रैंक पर्पस से नहीं किया। अपने खुद के अकाउंट्स पे उस टाइम ट्राई किया कि कैसे करके अकाउंट बना के कैसे हैक कर सकते हैं, या क्या किसी के वाईफाई है तो क्या वल्नरेबिलिटीज है उसमें, उसको कैसे हैक कर सकते हैं। तो उस टाइम से वो चीज़ें काफ़ी चली। फिर मैंने थोड़ा सा 6-7 के बाद जाते जाते और ऑप्शंस भी एक्सप्लोर किया कि और क्या क्या हो सकता है। तो उस टाइम इतना इंकरेज नहीं किया जाता था इंडिया में इस चीज़ को, जो हैकिंग देखते थे हम वो एज अ क्राइम समझा जाता था। हाँ, आज भी शायद एक जनरल जो परसेप्शन है वो हैकिंग को एज ए क्राइम ही देखा जाता है। जी, बट अगर आज के दौर की बात है तो वहाँ पे कि आप साइबर सिक्योरिटी में कहाँ पे, कैसे आपको इंटरेस्ट हुआ, कहाँ पे फिर एक्सपर्टीज कहाँ से आपने हासिल की BCA के बाद या BCA के दौरान? BCA के दौरान भी जब मैं 3rd ईयर में पहुंचा सारी चीज़ें करने के बाद, उसके बाद मुझे लगा कि एज अ करियर ऑप्शन इन सब में से क्या बेटर मैं कर सकता हूँ। कोई भी अगर अपने आप को असेसमेंट करना चाहे अपने आप का, तो उसको खुद अपने आप से ये करना चाहिए कि वो क्या बेटर कर सकता है। तो मुझे लगा कि ये फील्ड में काफ़ी ग्रोथ है अगर मैं आगे भी देखूँ करियर अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से, और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग, हर दिन कोई ना कोई नए चैलेंजेस आपको मिलते हैं। ऐसा आपको एवेन्यू कहाँ मिला इसको सीखने का, मतलब इसमें एक्सपर्टीज हासिल करने का एवेन्यू कहाँ मिला कि साइबर सिक्योरिटी में आपने कुछ काम किया कहीं किसी एक तो हमारे कोर्स में जी, एक तो हमारे कोर्स में ही था पहले से। जो बेस होता है साइबर सिक्योरिटी का वो होता है कंप्यूटर नेटवर्किंग,
एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेशन कैसे करता है, अच्छा। वहीं से सारा इसका बेस स्टार्ट होता है और सारा क्राइम भी वहीं से स्टार्ट होता है। तो जब मैं वहाँ पे मैंने पहले तो अपने बीसी के कोर्सेज में मैंने कंप्यूटर एप्लीकेशन सीखा, कुछ क्रिप्टोग्राफी सीखी है, कैसे डेटा को इनक्रिप्ट किया जाता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में करने पे। उसके बाद जब कॉलेज ने हमें इंटर्नशिप्स अपॉर्चुनिटी दी तो मैंने गुरुग्राम पुलिस साइबर सेल के साथ इंटर्नशिप किया। गुरुग्राम में? जी, गुरुग्राम पुलिस साइबर सेल के साथ, जी पुलिस के साइबर सेल के साथ, जी साइबर सेल के साथ वर्चुअल इंटर्नशिप किया क्योंकि ये पैंडेमिक का पीरियड था। अच्छा, वर्चुअल इंटर्नशिप? जी, वर्चुअल इंटर्नशिप किया। फिर मैंने 2 कंपनीज के ये साथ आपको मतलब फायदेमंद हुआ वर्चुअल इंटर्नशिप करने में? मुझे सीखने का मौका मिला आपको क्या वर्चुअल इंटर्नशिप में? जी, मुझे लगा कि वो ऑफलाइन से मुझे लगा कि काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन में सीखने का ज़्यादा मौका मिलता है, ज़्यादा मौका मिलता है क्योंकि ऑफलाइन काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाता है, आना जाना अगर कोई दूर रहता है, वो फिजिकल एक काफ़ी डिफरेंट फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। बट अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो वो ज़्यादा आप वर्क पे फोकस कर पाते हो, आप अपना प्रोडक्टिविटी लेवल ज़्यादा बढ़ा पाते हो। तो गुरुग्राम पुलिस साइबर सेल के साथ इंटर्नशिप किया। फिर आइजैक है एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड एनालिसिस सेंटर नोएडा, उसके साथ इंटर्नशिप किया। वहाँ हमारे क्लाइंट्स थे कजाकिस्तान कम्युनिकेशन, जो कजाकिस्तान की जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, उनके सर्वर्स पे हम हैक करते थे और उसमें वल्नरेबिलिटीज ढूंढ के उनको बताते थे कि आप कहाँ फिक्स कर सकते हैं। वो आपके जॉब वर्क था जो वो देते थे? जी, वो देते थे जी, जो इंटर्नशिप लीगली वो देते थे आपको? जी, लीगली वो आइजैक कंपनी को देते थे और एज एन इंटर्न ऑफ आइजैक मैं उस पर काम करता था। अच्छा। उसके बाद मैंने वर्चुअली टेस्टिंग फाउंडेशन है कैलिफोर्निया की कंपनी, यूएस की, अच्छा। उनके साथ भी मैंने इंटर्नशिप किया। तो ये इंटर्नशिप से मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई साइबर सिक्योरिटी में आना चाहता है तो सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ उसको फ़ायदा करता है तो वो है कि आप प्रैक्टिकली कितना कर रहे हो, क्योंकि थ्योरी तो ऑलरेडी काफ़ी आपको कॉलेज में मिल जाती है, बट कॉलेज आपको रियल टाइम सर्वर्स नहीं दे सकती हैक करने के लिए। तो वो ऑब्वियसली आपको कोई कंपनी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ही आप कर सकते हैं। ये बताइए, साइबर सिक्योरिटी की हम बात करते हैं तो उसके पहले साइबर थ्रेट आएगा तभी तो साइबर सिक्योरिटी आएगी। तो साइबर थ्रेट्स क्या हैं? अगर हम इंडियन साइबर थ्रेट की बात करें, जो इंडियन एटमॉस्फेयर है, जो यहाँ का है, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा साइबर थ्रेट्स 2 तरह के होते हैं। एक सोशल मीडिया का होता है, दूसरा बैंक फ्रॉड्स होते हैं। बैंक फ्रॉड्स अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो 2020 में पिछले साल से 12% ज़्यादा देखा गया है, जो करीब 50,000 रिपोर्ट्स हुए हैं साइबर क्राइम ऑल ओवर इंडिया। बैंकिंग सिर्फ 50,000 केसेस जो रिपोर्टेड केस, जी, जो नेशनल क्राइम ब्यूरो में, जो नेशनल क्राइम ब्यूरो में जी, ऐसे बहुत सारे अनरिपोर्टेड केस हैं, बहुत सारे अनरिपोर्टेड भी हैं। और इंडिया में अभी मुझे लगता है कि लॉ इन्फोर्समेंट में काफ़ी चेंजेस की ज़रूरत है। जो अगर मैंने खुद गुरुग्राम पुलिस के साथ काम किया तो मुझे पता है कि उनका साइबर सेल काफ़ी अच्छा है। अगर मैं और किसी का नाम लेना चाहूँ अपने इंडिया के बारे में तो महाराष्ट्र का साइबर सेल काफ़ी अच्छा है, हरियाणा में गुरुग्राम का काफ़ी अच्छा है, दिल्ली पुलिस का काफ़ी अच्छा है। बट अगर यूपी और बिहार के साइड इधर और देखे जाए, मध्य प्रदेश के साइड, तो इनका अभी काफ़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। दे आर लैगिंग फार टेक्नोलॉजी के लिए, टेक्नोलॉजी वाइज, अवेयरनेस वाइज। जो हमारे पुलिसमैन भी हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है, क्योंकि ये जब कंप्यूटर सिस्टम्स बने थे तो ये पर्सनल कभी किसी ने सोचा नहीं था कि एक दिन ये हैकिंग और स्कैम पर्पस के लिए यूज होंगे। तो वो शुरू से एक कहीं ना कहीं गैप उसमें रहा है। तो साइबर थ्रेट आप कह रहे हैं 2 टाइप का हुआ, एक तो सोशल मीडिया का है, एक बैंकिंग का है साइबर थ्रेट जो है। जी। तो अच्छा ये बताइए कि बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिसमें कहा जाता है कि ये इनक्रिप्टेड है जी। तो इनक्रिप्टेड जो चीज़ है जी, तो क्या वहाँ भी थ्रेट है? बिल्कुल, वहाँ इनक्रिप्टेड में जो थ्रेट एक्टर्स है वो बहुत बड़े थ्रेट एक्टर्स होते हैं। वहाँ आप पे गवर्नमेंट एजेंसीज, जो आपकी दूसरे कंट्रीज की गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, वो आपको स्पाई करती है। अभी हमने हाल ही में स्पाईवेयर का केस, पेगासस का मामला है। जी, पेगासस का मामला अभी हमने देखा। और जब हम साइबर सेल में भी थे गुरुग्राम में तो काफ़ी सारी, इजराइल अगर हम बात करें तो सबसे आगे है अभी साइबर सिक्योरिटी में और साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स बनाने में। जो पेगासस भी बनाया वो एक इजराइल की कंपनी, जी, इजराइल की कंपनी ने बनाया है। तो अगर आप उनसे बात करें, वहाँ के कुछ सिक्योरिटी एक्सपर्ट से मेरी बात हुई थी जब मैं साइबर सेल में था, तो उनका ये कहना है कि इनक्रिप्शन इज अ मिथ। अगर आप व्हाट्सएप, इनक्रिप्शन इज अ मिथ, या इनक्रिप्शन एंड प्रिवेसी इज अ मिथ। मतलब प्रिवेसी कोई चीज़ है ही नहीं, प्रिवेसी जैसी कोई चीज़ नहीं है। अगर आपका इनक्रिप्टेड भी कुछ है तो भी वो इनक्रिप्टेड को सरल भाषा में कैसे कहें? इनक्रिप्टेड से क्या मतलब हुआ? इनक्रिप्टेड आप नॉर्मल अगर किसी A to B सोर्स पे अगर आप कोई मैसेज इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, आपने सीधे ABCD लिख के अगर आपको भेजना है तो इनक्रिप्शन जस्ट उसको इंटरचेंज करके मॉडिफाई कर देगा थोड़ा। अच्छा। अगर आपको ABCD भेजना है तो वो DCBA कर देगा, वहाँ दिखा देगा, वो वहाँ दिखा देगा। और इनक्रिप्शन में एक चीज़ होती है की, जो सेंडर के पास होता है और रिसीवर के पास होता है। तो उस की से ही आप उस मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकते हो। अगर वो की किसी थ्रेट एक्टर को बीच में आपके कम्युनिकेशन चैनल में मिल गया तो वो डिक्रिप्ट कर देगा, वो डिक्रिप्ट कर लेगा। और इसको डिक्रिप्ट किया जा सकता है, इसको डिक्रिप्ट किया जा सकता है और होता भी है। होता भी है।
मतलब प्रिवेसी कोई चीज़ है नहीं। प्रिवेसी कोई चीज़ है नहीं, डिपेंड करता है कि वो आपका थ्रेट कितना बड़ा है, उसके कितने पावर्स हैं, उसके कितने सोर्सेस हैं। तो साइबर सिक्योरिटी में जो आपको जॉब मिला, तो वो किस डिजिग्नेशन क्या है आपका, क्या है? I am an associate for risk, compliance and security services. So under risk, I assess the organizational positions of threat actor. क्या अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी की बात करूं तो हर मतलब सेक्टर, बिजनेस सेक्टर के अलग अलग थ्रेट्स होते हैं। जो इंश्योरेंस कंपनी, उनके अलग थ्रेट एक्टर्स हैं, एक अलग ग्रुप है जो उनको हैक करता है। तो इसका एक डेटाबेस पूरा होता है हमारे पास, साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स के पास, कि कौन से थ्रेट एक्टर्स हैं जो इंश्योरेंस कंपनी पर अटैक कर सकते हैं, कौन से हैं जो बैंकिंग सेक्टर पर अटैक कर सकते हैं, कौन से हैं जो सोशल मीडिया पर अटैक कर सकते हैं। इनको क्या कहते हैं? थ्रेट एक्टर्स, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट एक्टर्स कहते हैं, APT कहते हैं हम अच्छा, इसको। इनको कहते हैं जी, जो वो मतलब उनके सिस्टम में जाते जो हैं। उनके सिस्टम में जाते हैं, और इनके पास एक मालवेयर, क्या ये मालवेयर्स यूज़ करते हैं, क्या इनका स्ट्रैटेजी होता है हैक करने का, वो सारी चीज़ें हम पैटर्न देख सकते हैं। तो क्या मिलता है इससे? किसी का प्राइवेसी में दाखिल हो जाने के बाद जी, या किसी के डेटा में जाने के बाद उनको क्या मिलता है? व्हाट दे गेट? डेटा इज़ द न्यू क्यों करते ऑयल। हैं? डेटा इज़ द न्यू ऑयल। तो अगर हम बात करें कि एक वक्त था जब क्रूड ऑयल माना जाता था कि अगर किसी कंट्री के पास क्रूड ऑयल है तो वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, हाँ, वो वर्ल्ड इकोनॉमी कंट्रोल कर सकता है। अगर आज की हम बात करें तो जिसके पास जितना ज़्यादा यूज़र का डेटा है वो कंट्रोल कर सकता है पूरे इकोनॉमी को, क्योंकि जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो पैसे पे रन करती है, राइट। हाँ। और आज के ज़माने में अगर कंज्यूमर को आपको कुछ भी देना है तो वो बेसिकली आपके फुटप्रिंट्स क्या है इंटरनेट पे, उससे लिया जाता है। आपका डेटा क्या है, आपका बिहेवियर क्या है, आपको कैसे कोई प्रोडक्ट सेल कर सकते उसके बाद वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं। उसके बाद वो स्ट्रेटेजी बनती उसके है। बिहेवियर के अकॉर्डिंगली वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं अपनी मार्केटिंग की। जी, और इसमें सिर्फ कंपनीज नहीं है जो ये काम करती है, इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में टिकटॉक और PUBG रिसेंटली बैन हुआ था। हाँ, बैन हुआ। हाँ। और मिनिस्ट्री का ये कहना था कि ये चाइना इसको एज अ थ्रेट यूज़ कर सकता है हमारे अगेंस्ट। जो चाइना डेटा हमारा स्टोर कर रहा है, हमारे लोकेशन से स्टोर कर रहा है, हमारे कॉन्टैक्ट से स्टोर कर रहा है, उससे उसको एक काफ़ी कुछ पता है इंडियन कंज्यूमर के बारे में। अच्छा। और इंडियन यूज़र के बारे में। जब आप किसी ऐप को कोई परमिशन देते हो तो आप उसको अपने पर्सनल लाइफ का परमिशन दे रहे हो। वो आपके कैमरा भी एक्सेस कर सकता है, माइक्रोफोन भी एक्सेस कर सकता है, कॉन्टैक्ट्स भी एक्सेस कर सकता है, आपका अगर क्लाउड में कोई स्टोरेज है तो वो भी एक्सेस कर सकता है वो। अच्छा, तो जिसके पास भी ये चीज़ें हैं वो कंट्रोल कर सकता है किसी भी कंट्री को, किसी भी इकोनॉमी को। इसको सिक्योर करने के लिए क्या तरीका है? दो चीज़ें हैं। अगर हमें एज एन इंडिविजुअल बात करूं कि एज अ सिटीजन आप क्या कर सकते हैं अपने डेटा को प्रिवेसी करने के लिए। मान लीजिए हम एक इंटरनेट यूज़र हैं, जी, कोई भी XYZ, कोई भी एक इंटरनेट यूज़र है, मोबाइल यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जो पढ़ा लिखा तबका है वो सभी नेट यूज़र है। जी, किसी न किसी तरह से नेट यूज़ करता है। जी। तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए कि मतलब वो मिनिमम रिस्क पे हो? अब चूंकि आप कह रहे हैं रिस्क तो है ही है, हमेशा रिस्क रिस्क तो है, हमेशा ही है। हमेशा है। प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो फिर क्या मिनिमम वो करे कम से कम कि उसका एक बचा रह सके उसका? सो प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, राइट। तो प्रिकॉशन लेने के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले अवेयरनेस काफ़ी होनी चाहिए। एक, अगर आप इंटरनेट यूज़र हैं, अगर आप एक स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको ये सवाल अपने से करना चाहिए, इफ़ यू आर एन स्मार्टफोन यूज़र, आर यू स्मार्ट इनफ टू यूज़ एन स्मार्टफोन? तो व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ स्मार्टनेस? Yeah. So what are the criteria of smartness if you are using a smartphone? Right. Then you should ask some simple question like नेटिकेट्स क्या हैं। अगर आप इंटरनेट पे जा रहे हो तो आपको क्या बेसिक रूल्स हैं जो फॉलो करने चाहिए वहाँ इंटरनेट पे। अगर आप हमारे दर्शकों को बताएंगे क्या बेसिक रूल्स हैं जो फॉलो करने चाहिए? फर्स्टली आप उतना ही डेटा शेयर करो इंटरनेट पे जितने की आपको नीड है। आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे शेयर मत करो, क्योंकि जो भी आज के टाइम में हम थ्रेट्स देखते हैं, जो भी साइबर क्राइम्स होते हैं, वो एक्चुअली काफ़ी क्यूरेटेड होते हैं, काफ़ी डायनामिक होते हैं एक इंडिविजुअल को लेकर। अगर मैं किसी पर्सन को हैक करना चाहता हूँ तो मुझे उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कितना गेन कर सकता हूँ मैं उसके सोशल मीडिया से, या उसने जो भी डेटा शेयर कर रखा है ऑलरेडी उससे, उस हिसाब से मैं अपनी हैकिंग स्ट्रेटजी बनाऊंगा। जब आप ये कहते हैं कि डेटा शेयर कर रखा है तो इसका क्या मतलब है? डेटा इंफॉर्मेशन है, डेटा है, क्या है? इसमें दोनों चीज़ें हैं। अगर आपका डिजिटल इन्फॉर्मेशन में आपका जो आपकी पास्ट हिस्ट्री रही है किसी काम को करते हुए, या आपके जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं लोगों के साथ, आप उसके बारे में कितना एक्सपोज्ड हो इंटरनेट पे। अच्छा। किसी बच्चे ने अपने ग्रेजुएशन पे पिक अपलोड करी कि आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिस कॉलेज, राइट। उसमें उसके फादर भी हैं उस फेसबुक प्रोफाइल पे, उन्होंने नीचे कमेंट कर दिया कॉन्ग्रेचुलेशंस, राइट। उस बच्चे ने कमेंट के रिप्लाई दिया थैंक्स पापा। अब ये पूरे इंटरनेट यूजर को पता है कि ये उसके पापा हैं, तो अगर वो थ्रेट एक्टर कुछ करना चाहे तो वो कैसे बेस करेगा उस चीज़ को?
वो बच्चे से आएगा। वो बच्चे को भी अटैक कर सकता है, वो उसके फादर को भी अटैक कर सकता है। तो हमेशा ये हमें इंटरनेट पे कुछ भी शेयर करने से पहले ये देखना चाहिए कि हमारी ऑडियंस क्या है जो जाके इसको देखेगी। वो हमें एक काफ़ी ना फेंसिंग करनी चाहिए उसके ऊपर, कि हमें एक काफ़ी क्लोज एनवायरनमेंट में रखना है। जो भी हम शेयर कर रहे हैं उसका हमें पहले से पता होना चाहिए कि हमें कितने यूज़र ये देखेंगे और वो यूज़र सेफ हैं ये देखने के लिए या नहीं है। अच्छा, और हमें कितना ये एक्सपोज कैसे करना है। एसेस होगा कि वो यूजर सेफ है देखने के लिए कि नहीं देखने के लिए? अब तो काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशन मेजर्स आ चुके हैं। आप किसी अननोन यूज़र को अपने फेसबुक अकाउंट में पहले ही रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें, जिनको आप नहीं जानते हैं। जो यंग माइंड्स है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे क्यूरियस होते हैं, किसी को भी ऐड कर लेते हैं अपने फेसबुक अकाउंट में बिना जाने। उसमें क्या होता है कि बहुत बार उनका पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हो जाता है ऑनलाइन। तो काफ़ी बार ये भी होता है कि उनको अवेयरनेस नहीं होती है और वो जानबूझकर अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं सामने वाले से। बाद में वो उस चीज़ को यूज़ करता है उनके अगेंस्ट। एक जनरल आदमी जो खासकर यंगस्टर्स हैं, तो वो अपने कैसी इंफॉर्मेशंस डालनी चाहिए उसके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कि उसका मिनिमम रिस्क हो? कितना मिनिमम इंफॉर्मेशन डालना चाहिए उसका मिनिमम रिस्क हो? अगर मिनिमम इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो एज सच कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। हर इंडिविजुअल का अपना होता है कि वो कितना अपने आप को एक्सपोज करना चाहता है। बट उसको खुद में ये असेस करना पड़ेगा कि जो मैं शेयर कर रहा हूँ क्या उससे कोई वल्नरेबिलिटी हो सकती है। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि उसको खुद भी अवेयर होना चाहिए कि अगर इससे कोई वल्नरेबिलिटी होती है तो मुझे पता होना चाहिए कि हाँ इससे वल्नरेबिलिटी हो सकती है और मैं पहले से असेस करके रखा हूँ इस रिस्क को। अच्छा, अगर मैं अपना लोकेशन शेयर कर रहा हूँ कि मैं अभी इस रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, राइट, और मुझे कहीं से कोई और इंटरनेट यूज़र थ्रेट कर रहा है कि मैं आपकी लोकेशन पे हूँ और मैं आपको किडनैप कर सकता हूँ, ठीक है, तो आपको पहले से ऐसे होना चाहिए कि मैं कितने लोगों पे वो बात शेयर कर रहा हूँ कि मैं इस लोकेशन में हूँ ऑलरेडी। दूसरी बात के उस लोकेशन का फ़ायदा एक तो कंपनीज उठाती ही है, दूसरी बात कौन से ऐसे थ्रेट एक्टर्स है जो उस लोकेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, तो वो चीज़ हमें पहले से असेस करनी चाहिए कि हम क्या शेयर करें। ऑल्दो जो गोल्डन रूल चलता है साइबर सिक्योरिटी में, अगर सोशल मीडिया की बात करें तो हमें लोकेशन इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, पर्सनल रिलेशनशिप्स, ये चीज़ें सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करनी चाहिए। लेकिन लोकेशन की जब हम बात करते हैं, मान लिया कि हमने कहीं, हम यहाँ बैठे हुए हैं जी, हमने कहीं किसी से नहीं बताया, कहीं सोशल मीडिया पे नहीं डाला, लेकिन मेरा फ़ोन का लोकेशन तो बताएगा कि हम कहाँ हैं। आपका फ़ोन का लोकेशन बताएगा, लेकिन आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप स्नैपचैट यूज़र हैं, खास करके स्नैपचैट में ये फीचर देखा जाता है कि आप अपना रियल टाइम लोकेशन शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। अच्छा, तो आप वहाँ पे आपको एक प्रिवेसी कंट्रोल मेजर मिलता है कि आप उसको ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, बाकी अगर हम कंपनीज की बात करें जो आजकल प्रिवेसी ब्रीच हो रही है फेसबुक द्वारा और बाकी कंपनीज द्वारा, तो उसमें आपका, अगर आप यूज़र हैं एक इंटरनेट, तो उस पर आपका सचमुच में अगर मैं कहूँ तो कोई कंट्रोल नहीं होता है। अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की भी बात करते हैं तो आपके माइक्रोफोन गूगल एलेक्सा है, गूगल वॉइस है, एलेक्सा है, सिरी है, उससे आपको वो चीज़ें कीवर्ड्स में जाती हैं क्लाउड में इन कंपनीज़ के पास, और फिर उसका एड्स आपको दिखता है। तो जब वो कीवर्ड्स जाते हैं तो साथ में काफ़ी सारे और इन्फॉर्मेशन भी जाते हैं आपके बारे में, जिसमें आपका लोकेशन होता है, बाकी इन्फॉर्मेशन होती है, आपके पास बिहेवियर्स क्या रहे हैं, इस हिसाब से आपको क्या प्रोडक्ट्स अच्छे लग सकते हैं। अगर आप अभी पर्टिकुलर टाइम पे इस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट आपको शो करना है। तो ये जो साइबर सिक्योरिटी का काम है, तो अगर हम इसको क्राइम रिलेटेड स्पेसिफिक करें, तो क्राइम को कंट्रोल करने में साइबर सेल का कितना बड़ा योगदान है? मतलब क्या कंट्रीब्यूशन है साइबर सेल कर सकता है क्राइम डिटेक्ट करने में? मतलब रोकने में तो हम नहीं कर सकते, लेकिन डिटेक्ट करने में। डिटेक्ट करने में साइबर सेल आजकल जब से पैंडेमिक हुआ है उसके बाद से तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है साइबर सेल। जो ऑलरेडी अच्छे इस्टेब्लिश साइबर सेल हैं कुछ इंडिया में, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव, वो लोग एक्टिवली मॉनिटर करते रहते हैं इंटरनेट पे थ्रेट्स। वो लोग काफ़ी ज़्यादा ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कीवर्ड्स डिटेक्ट करते हैं किसी थ्रेट के बारे में इंटरनेट पे, वो लोग टेक डाउन करते हैं अगर कोई वायलेंस से रिलेटेड कंटेंट है उसको इंटरनेट से। और इतने लोग यूज़ कर रहे हैं, उनका ट्रैक करते हैं, वो कर सकते हैं क्या जी, वो काफ़ी कुछ ट्रैकेबल है। और दूसरी बात, अभी नया IT एक्ट में प्रोविज़न भी आया है कि गवर्नमेंट अगर आपसे मांगे किसी यूज़र का डेटा तो आपको फर्स्ट ओरिजिन बताना है कि वो इन्फॉर्मेशन ओरिजिन कहाँ से हुई है। अगर कोई यूज़र कोई वायलेंट कंटेंट अगर शेयर कर रहा है व्हाट्सएप पे किसी से, तो साइबर सेल ये पता कर सकता है कि ये पहला बंदा कौन था जिसने ये शेयर किया। तो वहाँ से IP एड्रेस कहते हैं उसको शायद, क्या IP एड्रेस एक अलग चीज़ है, उससे भी शेयर कर सकते हैं, बट जो बेस होता है वो IP से कनेक्ट होता है और काफ़ी हद तक
और भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। वीपीएन काफ़ी हैकर्स यूज़ करते हैं अपने आइडेंटिटी ये करने के लिए, बट अगर रियल में हम बात करें तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इंटरनेट पे आपका फुटप्रिंट मिटा सकती है। अगर आपने इंटरनेट पे कोई भी एक्टिविटी की है तो वो सारी चीज़ें ट्रैकेबल हो सकती हैं। और अगर साइबर सेल चाहे, अगर साइबर सेल आपका उतना ट्रेंड है तो वो ईजिली आपको पकड़ सकता है, और काफ़ी केसेस में, हाई प्रोफाइल केसेस में बहुत ईजिली पकड़ भी लेता है। और काफ़ी ज़्यादा यंग माइंड्स ही इसमें आते हैं कि जो एक तो हमारे वाली जनरेशन है जो 23 से लेके 40 तक की है, वो उनमें काफ़ी कुछ अवेयरनेस है क्योंकि वो सोशल मीडिया पे जब आए हैं तो शुरू से काफ़ी अवेयर रहे हैं। जो बच्चों में आजकल देखा जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है कि एक्सप्लिसिट कंटेंट लीक हो जाते हैं। तो ये माँ बाप जो हैं जी, वो इसको पे कैसे नज़र रखेंगे? बच्चे जब मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट भी यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब यूज़ कर, बहुत छोटे छोटे बच्चों को आप देखिएगा, जी। 5 साल 6 साल के बच्चे यूट्यूब पे लगे हुए हैं, व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, वॉइस मैसेज कर रहे हैं, बहुत। तो इस पे कैसे मॉनिटर करें? एक यंग एज से ही काफ़ी सारे ऐसे मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर गूगल के भी हैं। अगर आप अपने बच्चे का जीमेल अकाउंट बना रहे हो और वो एक सर्टेन एज से 16 या 18 से नीचे है तो उस पर आप मॉनिटर एक्टिविटी कर सकते हो। जब आप उसको स्मार्टफोन दे रहे हो 13 की एज में, तो उस पर आप अपना प्रीवियसी सेटिंग लगा सकते हो ऐसा जिससे पेरेंट्स को सारी इन्फॉर्मेशन ट्रैक हो सकती है कि मेरे बच्चे ने ये वेबसाइट एक्सेस किया है, यूट्यूब है तो इतने मिनट चलाया है, अगर फेसबुक है तो उस पर इसने ये एक्टिविटी की है। तो एज अ पेरेंट आपको काफ़ी ज़्यादा अवेयर होना पड़ेगा अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑनलाइन, क्योंकि आजकल जो ऑनलाइन कंटेंट्स है वो काफ़ी ईजिली अवेलेबल है सिंगल क्लिक पे। और कई बार बच्चों में ऐसा देखा गया है कि अनजाने में भी बच्चे उस जगह चले जाते हैं जहां उनको नहीं जाना चाहिए इंटरनेट पे। काफ़ी बार ऐसा होता है। और जो ऑनलाइन गेम्स होते हैं वो एड्स दिखाते हैं जो एक्सप्लिसिट होते हैं, वहां से भी बच्चे क्लिक करते हैं उस पर, वो कहीं और ही पेज पे उनको ले जाता है। तो ये पेरेंट्स को देखना पड़ेगा कि जो बच्चे गेम्स खेल रहे हैं या जो एप्स यूज़ कर रहे हैं, बच्चे तो नॉर्मली अपना मोबाइल यूज़ नहीं करते, वो माँ बाप किसी का मोबाइल यूज़ करते हैं। उस पर भी पेरेंट्स को मॉनिटर करना पड़ेगा। अगर वो ऐप है तो वो उसकी एज लिमिट क्या है। अगर वो कोई, अगर मैं गेम्स की बात करूँ तो पबजी की अगर बात करते हैं, वो काफ़ी वायलेंट गेम है, तो उस पे के हिसाब से अगर वो 16 प्लस गेम है वो, अगर पबजी कंपनी की बात करें तो, बट उसको 12 साल से लेके 13 साल के बच्चे भी कंज्यूम कर रहे हैं, काफ़ी घंटे घंटे कंज्यूम करते रहते हैं। तो एज अ पेरेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि किसी ऐप का एज लिमिट क्या है जो गूगल प्ले ने सेट कर रखा है। अगर आपका बच्चा उस एज लिमिट के अंदर नहीं आता है तो आपको उसको यूज़ करने नहीं देना है, क्योंकि कंपनी ने तो आपको एक बेंचमार्क सेट करके दे दिया है कि मैंने 16 इयर्स का बेंचमार्क सेट कर दिया है, इसके बाद इसके नीचे वाले बच्चे नहीं खेल सकते। बट वो एज अ पेरेंट्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको मॉनिटर करें एक्टिवली कि वो नहीं खेल रहा, कि वो नहीं खेले। और एज अ पेरेंट्स आपको काफ़ी ज़्यादा आज के टाइम पे डिजिटली अवेयर होना पड़ेगा खुद के लिए भी, कि काफ़ी बार अभी केसेस देखे गए हैं कि बच्चों ने पबजी और डिफरेंट गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पे पेरेंट्स के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से लाखों रुपए के ट्रांजैक्शंस कर लिए और पेरेंट्स को पता ही नहीं है। अच्छा, ये भी होता है? ये भी होता है। तो पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी लगाने चाहिए। अच्छा, इतना जो वो जो पेमेंट गेटवेज आ गए हैं बहुत सारे, जी, बहुत सारे हैं पेमेंट गेटवेज हैं, तो वहाँ भी तो एक सिक्योरिटी थ्रेट है। सिक्योरिटी थ्रेट्स वहाँ पे भी है। जो आजकल OLX क्राइम देखने को मिलता है हमें काफ़ी ज़्यादा। OLX क्राइम्स में UPI के थ्रू ट्रांजैक्शन होते हैं और काफ़ी फास्ट ट्रांजैक्शंस होते हैं। हाँ, काफ़ी फास्ट ट्रांजैक्शन। आपको 1 सेकंड में कॉल आएगा, आपसे सीधे UPI पूछेंगे, आपको एक रिक्वेस्ट आएगी, सिंगल आपने 4 डिजिट डाले अपने पिन के और सिंगल्स में सेकंड्स में ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं, उसका कोई रिवर्स नहीं होता ट्रांजैक्शन। वहाँ पे एक एज अ यूज़र आपको काफ़ी ज़्यादा अवेयर होना पड़ेगा जब आप लेते हो UPI सर्विस किसी बैंक से। बैंक आजकल खुद भी काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी को लेकर ये करते हैं, मतलब अवेयरनेस देते हैं सामने वाले कंज्यूमर्स को अपने। अभी रिसेंटली मैं SBI यूज़र हूँ तो उसमें एक फीचर आया नया, तो बैंक्स ने खुद शेड्यूल किया वर्कशॉप जो भी उनके यूज़र्स हैं कि आप आइए और ये वर्कशॉप अटेंड कीजिए अवेयरनेस के लिए कि आपको इस चीज़ को यूज़ कैसे करना है। तो एज अ कंज्यूमर हमें खुद भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा अगर हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं अपने सिक्योरिटी को लेके। और जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, इसका मतलब है जैसे बैंक्स हैं, LICs हैं, जो भी हैं, तो उनको भी एक अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए अपने इसके लिए। उनको भी चलाना चाहिए और वो काफ़ी हद तक चला भी रहे हैं। अभी छोटे जगहों में तो ऐसा नहीं देखा जा रहा, छोटे जगहों पे नहीं देखा जाता है। छोटे जगहों पे मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव लेनी चाहिए इन जनरल अपने जो भी सिटीज़ हैं उसमें अवेयरनेस करने के लिए। स्कूल्स में काफ़ी ज़्यादा बच्चे होते हैं, वहाँ पे पेरेंट्स को बुलाकर अवेयर करना चाहिए। वो काफ़ी ज़्यादा एक ईजी चैनल होगा अगर हम अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि बच्चों के साथ पेरेंट्स को बुलाया जाए और दोनों की वर्कशॉप कराई जाए साइबर सिक्योरिटी को लेके, जो डिजिटल प्रीविसी, जो नेट पे एटिकेट्स होने चाहिए उनके, उसको लेकर। ये जो साइबर सिक्योरिटी का हम लोग देखते हैं, मतलब जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है,
तो बहुत सारे मतलब जो OTT प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे सीरियल्स आते हैं, सीरीज़ आते हैं, वेब सीरीज़ आते हैं, उसमें जो कुछ दिखाया जाता है उसके बेस पे मैं कह रहा हूँ, मैं गया नहीं हूँ लेकिन उसके बेस पे कह रहा हूँ कि वो लोग टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस दिखते हैं जी साइबर के मामले में, क्राइम को क्रैक करने के मामले में। तो बहुत तरह की चीज़ें हैं जो बिल्कुल अजीब सी लगती हैं जी कि ये मुमकिन है, जी लेकिन ये मुमकिन होगा तभी तो दिखाते हैं। जी तो क्या हम उसके आसपास कहीं इंडिया में हैं क्या टेक्नोलॉजिकली? टेक्नोलॉजिकली अगर कुछ ऐसे साइबर सेल हैं जो उससे काफ़ी ज़्यादा अलाइन करते हैं, अच्छा, जो यूरोपियन कंट्रीज़ और वेस्टर्न कंट्रीज़ में हम देखते हैं जो साइबर अप्रोच रहता है उनका, जो साइबर फ्रेमवर्क रहता है किसी क्राइम को सॉल्व करने के लिए, हाँ, वो काफ़ी ज़्यादा अगर हम अच्छे साइबर सेल लें तो उसमें है। बट इंडिया क्योंकि इतना बड़ा वास्ट है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, उस हिसाब से काफ़ी अभी पीछे है, लैग करता है। लैग करता है। जी मतलब ये लैग करता है, ये हम टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाए हैं इस वजह से लैग करता है, या हम अभी उस लाइन में सोच नहीं रहे हैं, क्या है? इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है कि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या नीट कर रहे हैं तो यही दो दो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को काफ़ी ज़्यादा वो किया जाता है, हाँ, ये तो सपोर्ट किया जाता है असल में ये तो चला आ रहा है पेरेंट्स से। पेरेंट्स। जी का एक एस्पिरेशन है जी कि उसका बेटा IT करे या जी मेडिकल करे, डॉक्टर बने। जी लेकिन ये जो फील्ड है ये बहुत अनएक्सप्लोर्ड फील्ड है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इसमें। तो लोग अगर इस फील्ड में जाना चाहें, जो यंगस्टर्स हैं, जी तो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है इसमें, कैसे लोग जा सकते हैं, उनका क्या बैकग्राउंड होना चाहिए? टेक्नोलॉजिकली थोड़ा साउंड होना पड़ेगा अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो। शुरू से अगर आपको कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है तो जो बेस लाइन होती है कंप्यूटर नेटवर्किंग्स, वो आपको पढ़ना पड़ेगा कि कैसे इंटरनेट वर्क करता है, कैसे कंप्यूटर्स कम्युनिकेट करते हैं, कैसे डेटा इनक्रिप्ट होता है इंटरनेट पे। वो बेस लाइन है, अगर आप वो कर रहे हैं तो फिर इसमें काफ़ी ज़्यादा करीब 20 से 23 डिफरेंट फील्ड्स हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी। अच्छा, वहाँ भी अलग अलग फील्ड? वहाँ भी अलग अलग फील्ड है। जो साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर्स होते हैं, जो फ्रेमवर्क्स डिज़ाइन करते हैं वो अलग होते हैं, जो कंप्लायंस करते हैं, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं कि किस इवेंट होने पे क्या डिटेक्ट होगा, अगर कोई अटैक कर रहा है किसी कंपनी को तो ये सर्टेन चीज़ें होनी चाहिए जिसके बाद ये कंपनी रिपोर्ट करेगी इस बात को। उसके अलग एनालिस्ट होते हैं, जो मालवेयर्स होते हैं या वायरसेस होते हैं उनको उनके कोड्स को रीड करना और वो कैसे काम करता जो है। मालवेयर जो बनाते हैं जी, ये भी तो कोई साइबर एक्सपर्ट ही होंगे जो बनाते हैं। वो भी साइबर एक्सपर्ट्स होते हैं। हाँ। ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे बिल्ली चूहे की रेस टाइप का है हाँ। कि दोनों एक दूसरे के आगे पीछे भाग रहे हैं और दोनों ही जो दूसरा वाला है हैकर जो होते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स कहते हैं हम उनको। तो ब्लैक हैट हैकर्स का ये रहता है कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा मनी मोटिवेटेड होते हैं और काफ़ी ज़्यादा पैसे ऐसे मिलते भी मतलब हैं। ब्लैक हैट हैकर्स उनको कहेंगे जो अनएथिकल है या जो illegal है। अनएथिकल हैं, जो इलीगल काम करते हैं। लेकिन हैकिंग लीगली भी होता है, एथिकल भी होता है। एथिकल भी होता है, उनको हम वाइट हैट हैकर्स कहते हैं। मतलब वो करना जरूरी होता है। जी, वो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा करना ज़रूरी होता है कि उनके सिस्टम में क्या बग्स हैं या क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं जिसको एक ब्लैक हैट हैकर हैक कर सकता है। अच्छा, तो उसकी एक पूरी अपनी टीम होती है। अच्छा, उसको SOC कहते हैं हम, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। उसमें सारे लोग होते हैं। वो लोग होते हैं जो एनालिस्ट होते हैं, जो डिटेक्ट करते हैं किसी वायरस को कि क्या किसी मालवेयर या वायरस का क्या बिहेवियर है, वो कैसे अफेक्ट कर सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशंस को। जो डिटेक्ट करने वाले होते हैं वो डिफरेंट्स होते हैं। फिर जो उसको रिस्टोर करने वाले होते हैं सिस्टम पे जाके, वो अलग होते हैं। तो अगर हम अलाइन करें तो ऐसे करीब 20 से 25 डिफरेंट रोल्स होते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर। तो जिस तरह से साइबर सिक्योरिटी का फील्ड इनलार्ज हो रहा है, बढ़ रहा है इंडिया में, तो उस हिसाब से हमको लगता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी होंगी इसमें आगे चल के। इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अभी काफ़ी ज़्यादा हैं और 2025 तक काफ़ी ज़्यादा बूम भी आएगा इस इंडस्ट्री में, क्योंकि अभी भी जो प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट्स हैं वो लैक करते हैं इस इंडस्ट्री में। अच्छा, और अभी काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट भी एक्टिव हो गई है डिजिटल इंडिया के अगेंस्ट। काफ़ी ज़्यादा साइबर प्रोफेशनल्स की हायरिंग होती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अच्छा, और डिफरेंट डिपार्टमेंट में भी। तो एक पुलिस डिपार्टमेंट में भी हायरिंग्स होती हैं और मिनिस्ट्री में भी होती है। तो उस हिसाब से जॉब अपॉर्चुनिटीज प्लस जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी, प्लस जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी, जिनको जॉब मिलता है ये करने के लिए, वो भी हैं। क्योंकि अब एक रैंसमवेयर भी काफ़ी ज़्यादा हिट करता है कंपनीज को और काफ़ी ज़्यादा अब जाके, क्योंकि जितना हम डिजिटाइज होते जाएंगे उतना ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी का नीड बढ़ता ही चला जाएगा। और इंडिया की अगर बात करें तो हमेशा से यहाँ पे डिजिटल लिटरेसी कम रही है, उस हिसाब से यहाँ पे प्रोफेशनल्स काफ़ी कम है। तो जब डिजिटल इंडिया जितना हम आगे बढ़ेंगे इस
राह पे जी उतना ही ज़्यादा हमको साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी, जी, उतनी ज़्यादा expertise की ज़रूरत expertise की पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी, उतने प्रोफेशनल चाहिए, उतने प्रोफेशनल उतने चाहिए, प्रोफेशनल है नहीं अभी। नहीं उतने तो प्रोफेशनल। यंग जनरेशन के लिए एक अच्छा फील्ड है ये, यंग कि वो जनरेशन के चाहे- लिए काफ़ी अच्छा फील्ड है, काफ़ी ज़्यादा इसमें अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग और एक्साइटिंग फील होता है क्योंकि हर दिन हमें कुछ नया देखने को मिलता हाँ, है जितना यहाँ आप बता रहे हैं तो लगता है कि बहुत ही एक्साइटिंग फील्ड है ये। पे। जी, क्योंकि वो सिमिलर जो पुराने ज़माने में चलते थे कि बस काम एक फ्लो में चल रहा है, वो फ्लो यहाँ हर दिन ब्रेक होता है। हर दिन ब्रेक होता है। किसी दिन कोई एक फ्लो नहीं होता, हर दिन एक नया थ्रेट आता है, हर दिन उस पर एक नए तरीके से एक्ट करना पड़ता है, हर दिन उससे लेसन लर्न करने पड़ते हैं, हर दिन उसको फिर आगे नेक्स्ट थ्रेट पे अप्लाई करना पड़ता है। तो कुल मिला के ये अगर हम कहें आपकी तरफ से दर्शकों से कि मतलब जो यंग जनरेशन्स हैं वो मेडिकल इंजीनियरिंग लॉ एक्सेट्रा छोड़ मतलब के अलावा के अलावा एक ऐसा ये फील्ड भी है जहाँ जी। वो एक्सप्लोर कर सकते हैं अपना कैरियर, जी, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और काफ़ी ज़्यादा जिसको अगर थोड़ा सा भी कंप्यूटर में इंटरेस्ट है। जी, जो जिसको पैशन हो कि मुझे किसी चीज़ को बहुत डिफरेंट तरीके से ट्राई करना है, ट्रायल एंड एरर्स करने हैं किसी चीज़ के डिजिटल साथ, फील्ड में जिसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जी। उनके लिए कैरियर बढ़िया उनके है। लिए करियर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी, बहुत अच्छा है ना। बहुत अच्छी। बहुत बहुत शुक्रिया नवेद साहब बात करने के लिए द संवाद जी, के बहुत साथ। शुक्रिया। तो आप देख रहे थे द संवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।